टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल बेस क्लास हो चुका है। आज हम कुछ और टॉपिक देखते हैं। आज मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन, अगर हम बात करते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन की, छोटा सा टॉपिक है जिसको हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं सी प्लस में। हालांकि आज इतना समय हो गया मुझे डेवलपमेंट में, वो कभी काम में तो आया नहीं बिकॉज मैं जावा का यूज करता हूँ, बट हाँ फिर भी है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अ फंक्शन which is defined in base class, ऐसा फंक्शन जो बेस क्लास में होता है, डिफाइन इन बेस क्लास along with the keyword virtual, along with the keyword virtual, and the function which is empty, and the function which is empty is called pure virtual is called pure virtual function। देखो तीन चीजें, पहली चीज वो जो फंक्शन है ये बेस क्लास होना चाहिए, बेस क्लास में लिखा जाना चाहिए। दूसरी चीज उसके सामने कीवर्ड होना चाहिए वर्चुअल, एंड द फंक्शन विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। मतलब मैं जाता हूं, ओपन करता हूं void, हेडर फाइल लेता हूं, #include string.h #include hello.h। मैं जाता हूँ क्लास, सपोज करो मैं ले लेता हूँ ए, कोई भी नाम ले लेता हूँ ए, पब्लिक में वर्चुअल, देखो कीवर्ड लिखा वर्चुअल, तो एक मेंबर फंक्शन बना दिया विच इज एम्प्टी कैसे होता है, जस्ट इक्वल्स टू 0 लिख दो, दैट इज एम्प्टी, उसके अंदर में कुछ नहीं है। तो देखो वर्चुअल फंक्शन मैं जाता हूँ और एक बी क्लास बनाता हूँ, कोलन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक ऑफ ए। तो देखो अब बी में मुझे जो कुछ लिखना है मैं लिखूंगा। सबसे पहला रूल कि वो बेस क्लास होना चाहिए। बेस क्लास कब होगी, जब कोई उसे इनहेरिट करेगा। तो किसने इनहेरिट कर लिया, बी ने इनहेरिट कर लिया, करेक्ट है, किसने इनहेरिट कर लिया, बी ने इनहेरिट कर लिया, इसलिए ए क्या हो गई, बेस क्लास। दूसरी चीज, पहला बोला फंक्शन विच इज डिफाइंड इन बेस क्लास, मतलब ऐसा फंक्शन जो बेस क्लास में होगा ये बेस क्लास कहलाएगी। और अलॉन्ग विद द कीवर्ड वर्चुअल, उसके सामने कीवर्ड कौन सा होगा, वर्चुअल, एंड द फंक्शन विच इज एम्प्टी, ऐसा फंक्शन जो खाली होगा जिसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। मैं जाता हूँ पब्लिक में, इसके अंदर एक आदि कोई भी फंक्शन लिख देता हूँ, void of cout या बोल सकते हैं शो भी, उसके बाद मैं void of main में जाता हूँ और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लास और लिख देता हूँ v1 डॉट शो, कॉल कर देता हूँ, शो कर देता हूँ योर वर्चुअल। मैं जाता हूँ और मैं अब कंपाइल करता हूँ, Alt F9 से मैं कंपाइल करता हूँ।
अब देखो सर यहाँ 3 एरर, बस तो 1 होना चाहिए, ठीक है, हम देखते हैं 3 की जगह। पहली बात तो सेमीकोलन, एक एरर। अब देखो P of P1 create instance of abstract class cannot create instance of abstract class P। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है, हम जाते हैं शो लिख देते हैं। थोड़ा सी प्रोसेस में कंपाइलर थोड़ा सा बुद्धू है, यही चीज आगे आगे चल के आप जावा में देखोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैंने क्या बोला, क्या क्या बताया पहले उस चीज को। अ फंक्शन इज डिफाइंड इन अ बेस क्लास। प्योर वर्चुअल फंक्शन कौन सा होगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन वो होगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या कहलाएगा, अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इन बेस क्लास। ऐसा फंक्शन जो कहाँ डिफाइन होगा, बेस क्लास में डिफाइन होगा। कहाँ होगा, बेस क्लास में डिफाइन होगा, along with the keyword virtual। उसमें कीवर्ड कौन सा यूज किया होगा, वर्चुअल। एंड द फंक्शन विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो आप देखो मैंने जो फंक्शन आपको बताया बेस क्लास में, देखो ये ए है और ये बी है। तो देखो अ फंक्शन डिफाइनिंग बेस क्लास, ए में डिफाइन किया गया है वो फंक्शन शो। बेस क्लास कैसे, ए किस में इनहेरिट हो गया, बी में। along with the keyword virtual, keyword होगा virtual and the function which is empty। empty मतलब देखो इक्वल्स टू 0 लिख दिया मतलब कुछ नहीं। empty कब नहीं होगा, अगर आप ऐसा लिख देते उसको, अगर आप ऐसा करते इस तरह से ब्रैकेट देते फिर इसके अंदर लॉजिक लिखते तो वो empty नहीं कहलाता। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये कहलाता है empty। इसके अलावा अगर आपने ध्यान से सुनना, if you define any pure virtual function, if you define any pure virtual function, so the class which inherit the base class, कौन इनहेरिट कर रहा है, बी। तो उस क्लास के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको क्या करना, उसको ओवरराइड करना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। उसको ओवरराइड करना, देखो ओवरराइड करना कंपलसरी। ओवरराइड का मतलब होता है उसकी बॉडी लिखना। जैसे यहाँ वॉइड शो लिखा ना, तो शो का लॉजिक लिखना उस मेथड के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज फंक्शन ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे अगर वो फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन है, अगर वो फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो ऐसे क्लास में जो डिराइव क्लास होगी उस क्लास के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि उस मेंबर फंक्शन को ओवरराइड करना। देखो वाइड शो को ओवरराइड करने का मतलब उसकी बॉडी लिखना, उसकी बॉडी लिखना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ओवरराइड कर दिया हमने, ओवरराइड। मेथड का नाम भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, इसलिए ये कहलाएगा मेंबर फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। और हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा if the function is pure virtual function, the function is pure virtual function, so derived class compulsory to override, compulsory to override the pure, if the function is pure virtual function, so derived class compulsory to override that function in derived class। तो derived class के लिए क्या जरूरी हो जाता है कि उसको ओवरराइड करना। सेम कंसेप्ट सर जावा में भी है, लेकिन जावा में वर्चुअल कीवर्ड नहीं है, जावा में वर्चुअल कीवर्ड की जगह एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जावा में वर्चुअल कीवर्ड की जगह वहां पर जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। हम यहाँ पे C++ में वर्चुअल पढ़ रहे हैं, जावा में आगे चल के आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, हो सकता है किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और तरीके से, लेकिन रहेगा। तो
चार चीजें मैं फिर लास्ट टाइम फिर से बता रहा हूँ। फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन किसे बुलाता है? अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इन बेस क्लास। पहली बात, वो फंक्शन बेस क्लास में होगा। दूसरी चीज, उसके साथ कीवर्ड कौन सा लिखा होगा? वर्चुअल। और वो फंक्शन एम्प्टी होगा, इज इक्वल टू 0 लिखा मतलब एम्प्टी हो गया। ये तीन चीजें। लेकिन अगर वो फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो जो डिराइव क्लास होगा, जो डिराइव क्लास होगा उसको कंपलसरी होगा कि वो ओवरराइड करे। ओवरराइड करने का मतलब उसकी मेथड की बॉडी लिखे, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ओवरराइडिंग। देखो हमने उसी शो को नीचे क्या कर लिया? ओवरराइड कर लिया। उसी शो को ओवरराइड हमने कर लिया। अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम शो को हटा देते हैं, देखो मैं शो को हटा दिया, अब मैंने ओवरराइड नहीं किया और अब मैं क्या करता हूँ? मैं रन करता हूँ, तो देखो एरर आ जाता है, एरर आ जाता है। इसलिए इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा, वाइड ऑफ शो को क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। आउट आई मीन हमने किसको कॉल किया? हमने बी क्लास के ऑब्जेक्ट से शो बी को कॉल किया और शो को भी कॉल कर सकते हैं, b1 डॉट शो। तो शो उसे खुद के घर में मिलेगी, तो क्या करेगा? शो को कॉल कर देगा। देखो मैं रन करता हूँ तो पहले शो भी कॉल है तो लिख के आएगा दिस इज शो बी, उसके बाद लिख के आएगा आई मीन। देखो दिस इज शो बी और क्या लिख के आएगा? आई मीन। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? आफरीन, भाग्यश्री, दीपाली, महिमा, निकिता, प्रणय, सिमी, शाली? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको बोला गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो देखो कल हमने वर्चुअल बेस क्लास पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा? प्योर वर्चुअल फंक्शन पढ़ा। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन, ओनली वर्चुअल फंक्शन। अभी हमने पढ़ा वर्चुअल बेस क्लास, फिर हमने आज अभी पढ़ा प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्चुअल फंक्शन। लेकिन वर्चुअल फंक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीजें देखनी पड़ेगी। वर्चुअल जो पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर है वो वर्चुअल से ही आया हुआ है, मतलब वर्चुअल से ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए हम जाते हैं और हम क्या करते हैं, पहले कुछ और कंसेप्ट हम ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंसेप्ट लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभी वो पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म सर मैं आपको बता दूं, कहीं किसी भी जगह इस तरह से जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ऐसा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पूरी कहानी चार चीजों के पीछे घूमती है: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो मैंने जो आपको बताया वो मैंने आपको बताया इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन कैसे होता है? इनकैप्सुलेशन होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या करते हो? वैल्यू को क्या करते हो? इनकैप्सुलेट करते हो। इनहेरिटेंस पढ़ा आपने, रीयूजेबिलिटी, किस तरह से बनी बनाई चीज को आप बार बार क्या करते हैं? रीयूज करते हो। ओके, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। जो हम पढ़ने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है इनकम्प्लीट, जो मैंने अभी आपको बताया। कैसे बताया? मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन किया और प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करके मैंने उसको छोड़ दिया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है इनकम्प्लीट, उसे पूरा करना पड़ेगा। तो किया कैसा? ओवरराइड करके। ओवरराइड किया हमने सब क्लास में, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सर पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो तरह से रिलेट करेंगे। पहले कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आता है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है, या उसे ही एक और चीज बोला जाता है स्टैटिक बाइंडिंग। क्या बोला जाता है? स्टैटिक बाइंडिंग। उसे ही बोला जाता है अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ली बाइंडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है, स्टैटिक बाइंडिंग भी बोला जाता है और अर्ली बाइंडिंग भी बोला जाता है। तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों का जो मतलब होता है वो मतलब क्या होता है? एक ही होता है। चाहे वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म रहे, चाहे वो स्टैटिक बाइंडिंग रहे, चाहे वो अर्ली बाइंडिंग रहे, तीनों में से कोई भी चीज रहेगा तो तीनों का मतलब जो होता है वो एक ही होता है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कंपाइल टाइम। हाँ, और जो सेकंड आता है वो आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। उसको जो होते हैं इसमें डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, डायनामिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। और उसको ही उसी को तीसरा जो नाम है उसको बोला जाता है लेट बाइंडिंग। तो सर तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलो, स्टैटिक बाइंडिंग बोलो, अर्ली बाइंडिंग, एक ही चीज है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तो कभी हो सकता है बुक में अब कभी आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ो, कभी कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज स्टैटिक बाइंडिंग, व्हाट इज अर्ली बाइंडिंग, या व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फ, तीनों का मतलब एक ही होता है और आपको तीनों चीजें बता, तीनों में से मतलब एक ही चीज बताना है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, देखो सर नाम से ही पता चलता है कंपाइल टाइम मतलब, देखो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बिहेवियर, और कंपाइल टाइम मतलब ऐसा डिसीजन जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तभी ले लिया जाता है। मतलब जब आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, रन लेते समय डिसीजन नहीं हुआ, कंपाइल लेते समय ही डिसाइड हो गया, और जो डिसीजन कंपाइल टाइम में हुआ था वही प्रोसेस आपका रन टाइम में हुआ। जो प्रोसेस आपका कंपाइल टाइम में हुआ था, जो डिसीजन आपका कंपाइल टाइम में हुआ था वही रन टाइम में भी हुआ, तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो मेथड ओवरलोडिंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम polymorphism. Compile time polymorphism. Method overloading is the best example of compile time polymorphism. जो method overloading है ये best example है compile time polymorphism. अब देखो method overloading हम किस तरह से करते हैं, चलिए हम जाते हैं सर कैसा है, अज्यूम करो एक मेथड, एक मेंबर फंक्शन जिसका नाम है आउट डॉट प्रिंटलन एक मेंबर फंक्शन। अब देखो प्रिंटलन नाम की एक मेथड है, मतलब मेंबर फंक्शन है। देखो इसको मैं हेलो दे रहा हूँ फिर भी ये प्रिंट कर रही है, हाँ, और मैं बोलता हूँ आउट डॉट, इसको मैं 11.2 दे रहा हूँ फिर भी ये प्रिंट कर रही है। मैं बोलता हूँ आउट डॉट प्रिंटलन, अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ अगर उसको बोल दूँ कि भाई 11 है, इंटीजर पार्ट है, तो भी प्रिंट कर रहा है। मैं जाता हूँ आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके मैं सिंगल कोट्स में एक कैरेक्टर लिख देता हूँ तो भी वो प्रिंट कर देती है। सर आप देखो मेंबर फंक्शन का नाम बिल्कुल सेम है, प्रिंटलन 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 प्रिंटलन। तो मेथड ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, व्हाट इज, जैसे हम सी प्लस में बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। मेथड और मेंबर फंक्शन एक ही चीज है। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, तो मैं बताना चाहता हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग का आंसर ये है नेम ऑफ द मेथड शुड बी सेम। नेम ऑफ द मेथड बोल दो, नेम ऑफ द मेंबर फंक्शन, नेम ऑफ द मेंबर फंक्शन शुड बी सेम, member function should be same, name of the member function should be same. Out dot println, so name of the member function should be same, but prototype प्रोटोटाइप शुड बी डिफरेंट। मतलब मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब होगा, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग का ये मतलब होगा कि मेंबर फंक्शन का जो नाम है, मेंबर फंक्शन का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा, मेंबर फंक्शन का नाम सेम रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, उसका जो है
उसका जो प्रोटोटाइप होगा वो क्या होगा, डिफर होगा। अब प्रोटोटाइप मतलब होता क्या है, प्रोटोटाइप मीन्स उसके अंदर में आता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न टाइप, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न टाइप। कहने का मतलब ये है, फंक्शन ओवरलोडिंग किसको बोलेंगे हम। पहली बात तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन उसका प्रोटोटाइप डिफर होगा। प्रोटोटाइप डिफर होने का मतलब है कि उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या तो चेंज रहेंगे और उसके रिटर्न टाइप क्या रहेंगे, चेंज रहेंगे। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और हम यहाँ बोल सकते हैं दूसरी चीज रिटर्न टाइप, दूसरी चीज रिटर्न टाइप। इस तरह से आप बोल सकते हो, तभी कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। तो देखो अगर आप बोलोगे मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, देखो यहाँ आर्गुमेंट पास है प्रिंट एलन और यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट। अब देखो ये प्रिंट नाम का मेंबर फंक्शन है, इसे आर्गुमेंट देखो स्ट्रिंग लग रही है। फिर प्रिंट नाम का मेंबर फंक्शन है, इसे फ्लोट लग रही है। फिर प्रिंट नाम का मेंबर फंक्शन है, इसे इंटीजर लग रही है। फिर प्रिंट नाम का मेंबर फंक्शन इसे कैरेक्टर लग रही है। आपको लग रही है मेथड तो एक ही है, लेकिन सर एक्चुअली ये एक मेथड नहीं है, ये 4 अलग अलग मेथड है। Just a minute. तो सर देखिए कैसा है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप। सर आपको ऐसा लग रहा है देखो प्रिंट एक ही तो मेथड है, सर नहीं, ये एक मेथड नहीं है सर, ये कितनी मेथड है, 4। जब हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना तो ये स्ट्रिंग वाली मेथड कॉल हो रही है। जब हम डबल पास कर रहे हैं ना तो डबल वाली मेथड पास हो रही है। जब हम इंटीजर पास कर रहे हैं तो इंटीजर वाली कॉल हो रही है। जब हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं तो कैरेक्टर वाली हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि आप देख रहे हो मेंबर फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन उसके ओवरलोड कब करवा सकते हो, या तो उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अलग अलग है या तो उसके रिटर्न टाइप में डिफरेंस होगा, तभी आप मेथड ओवरलोडिंग करवा पाओगे। नहीं तो आप मेथड ओवरलोडिंग नहीं करा सकते, नहीं तो आप मेथड ओवरलोडिंग उसको नहीं बोल सकते। चलिए हम भी क्या करते हैं, एक ही तरह की मेथड बनाते हैं जिसमें अलग अलग वैल्यू हम क्या करते हैं, पास करते हैं। मैं जाता हूँ, सॉरी। चलिए हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ क्लास नाम की, सैंपल नाम की क्लास बना लेता हूँ। में मैं void ऑफ कैलकुलेट नाम का मेंबर फंक्शन बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ इन
x कॉमा इंट y कॉमा इंट z, ऐसे 3 वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं जाता हूँ इंट s लेता हूँ। s लेने के बाद s इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, मैंने कैलकुलेट बना दिया। फिर से मैं कैलकुलेट बना रहा हूँ, डबल ऑफ n1 कॉमा डबल ऑफ n2, ऐसे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ और बोल देता हूँ डबल और s नाम का ले लेता हूँ और बोल देता हूँ s इज इक्वल टू n1 प्लस n2। रिटर्न नहीं बोल सकता सर, हाँ इसमें रिटर्न नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि वाइड लिखा है ना, तो यहाँ रिटर्न नहीं चलेगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और मुझे लिखना पड़ेगा सी आउट, यही प्रिंट करना। प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू एस को प्रिंट। उसी तरह से मैं जाता हूँ n1 n2 का एडिशन करूंगा, सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू, जाता हूँ और एस को प्रिंट कर, ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया। अब वॉइड ऑफ नेम में जाता हूँ, मैं यहाँ पे इंट वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज करो मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 20 कॉमा c इज इक्वल टू 30, ऐसा ले लेता हूँ। और उसी तरह से डबल कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज करो यहाँ पे हम ले लेते हैं n, x ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 11.2 कॉमा y इज इक्वल टू 22.3, ऐसे 2 वेरिएबल हमने ले। अब हम देखो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास का, पहले ऑब्जेक्ट बना ही देते क्लास सैंपल s1 ले लेता हूँ और यहाँ जाता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ s1 डॉट कैलकुलेट और यहाँ पास कर देता हूँ a कॉमा b कॉमा c। अब देखो कैलकुलेट नाम का ही मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है। फिर मैं जा रहा हूँ s1 डॉट और इस बार मैं पास कर देता हूँ कॉमा y। ओके, अब आप देखिए सर, मैंने फंक्शन का नाम तो सेम रखा है ना, कैलकुलेट 2 बार, लेकिन पहली बार मैं पास कर रहा हूँ एज अ इंटीजर, सेकंड टाइम पास कर रहा हूँ एज अ डबल। मैं आपको बता दूं सर क्या होता है, कंपाइल टाइम में कंपाइलर पहले चेक करता है कि जो s1 डॉट कैलकुलेट है ये चेक करता है सबसे पहली बात इस क्लास के अंदर है, और उस क्लास के अंदर उसे मिल जाता है सैंपल के अंदर। तो क्या होगा, जब ये डिसाइड करेगा ना, तो क्या करेगा, ये मैच करेगा। अच्छा, ये कैलकुलेट में कितनी आर्गुमेंट पास हो रही है, 3 इंटीजर, यहाँ है क्या, हाँ ये मिल गया। अच्छा, तो कंपाइलर ने डिसाइड किया कि मैं इसको कॉल करूंगा। फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ, एक्स और वाई, कंपाइलर फिर चेक करता है डबल वाले हैं क्या, हाँ, तो ये चेकिंग किसकी हुई, कंपाइलर की हुई। तो जब कंपाइलर ने चेक किया तो कंपाइलर का काम वहां खत्म हो गया। अब आप रन कर रहे हो, रन कैसे करते हो, कंट्रोलर F9 से। तो जब आप रन करते हो तो आप कंट्रोल F9 भी करते हो ना, तो पहले कंपाइल होता है फिर रन होता है। तो ऐसे केस में जब आप रन करोगे तो रन करते वक्त कंपाइलर नहीं आता, रन करते वक्त आता है इंटरप्रेटर। कौन आता है, इंटरप्रेटर। वो ये चेक करता है कि भाई s1 डॉट कैलकुलेट जब ये लाइन एग्जीक्यूट करता है तो वो इसे ही कॉल करता है, वो इसे ही कॉल करता है और इसे ही एग्जीक्यूट करता है। s1 डॉट कैलकुलेट में जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती तो वो इसे ही होगा। तो मुझे बताओ, ये डिसीजन जो हुआ था कि s1 के केस में फर्स्ट वाला, इसके केस में, इस केस में ये वाला,
और इस केस में ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये कंपाइलर ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था और रन टाइम में भी वही डिसाइड हुई, इसलिए ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है जो कंपाइलर ने पहले से डिसाइड कर लिया हो, रन होने से पहले, कंपाइल होते समय ही डिसाइड कर लिया हो, इसलिए कहलाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और इसे ही बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, इसे ही बोला जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग भी बोला जाता है। देखिए मैं अब रन करने जा रहा हूँ, देखिए मैं जाता हूँ F7 से मैं रन करता हूँ। देखो S1 डॉट कैलकुलेट, देखो गया, एडिशन करेगा, रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। S2 डॉट कैलकुलेट, ये कॉल होगा, रिजल्ट क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। गेट CH एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो सर आपका जो मेथड ओवरलोडिंग है उसमें कौन सी मेथड कॉल करना है, कौन सी मेथड कहाँ है, ये कंपाइलर टाइम जो डिसाइड होता है। जैसे कंपाइलर ये जब ये लाइन कंपाइल करता है ना तो डिसाइड करता है अच्छा वो ये कैलकुलेट है, ओके, तो इसी को रन टाइम में भी कॉल होता है। जब वो सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होती है, सेकंड लाइन जब एग्जीक्यूट होती है S1 डॉट कैलकुलेट 2 आर्गुमेंट्स वाली, तो कंपाइल टाइम में चेक किया जाता है अच्छा ये है, तो जो कंपाइल टाइम में चेक किया वही रन टाइम में अगर एग्जीक्यूट हुई, तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि ये मेथड कॉलिंग तो पहले से डिसाइड हो गई थी और रन टाइम में भी वही कॉल हुई, इसलिए ये कहलाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जो हम आगे पढ़ेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, आप देखोगे जो कंपाइलर डिसाइड करेगा ना, रन टाइम में वो कॉल नहीं होगी, रन टाइम में इंटरप्रेटर जो डिसाइड होगा वो कॉल होगी। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। लेकिन वो पढ़ाने से पहले मुझे बताओ, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया? Yes, sir. सर बार बार Yes, sir. Yes, sir. बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, तो आपको यही बताना पड़ेगा व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, ओके, ये स्टैटिक बाइंडिंग, ये ठीक है। तो आप बोलना फंक्शन ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो कंपाइलर ने डिसाइड किया था, टाइटली कपल्ड था, टाइटली कपल्ड मतलब जो कंपाइलर ने डिसाइड की हुई वही वही चीज कॉल हुई रन टाइम में भी, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कंपाइल टाइम। जो कंपाइलर ने डिसाइड की हुई चीजें हैं वही रन टाइम में कॉल हुई, इसलिए ये कहलाई कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था प्रिंट एलन, लेकिन सब में आर्गुमेंट अलग है। तो यहाँ पर भी आप देखो कैलकुलेट, इसमें इंटीजर पास हो रही है, इसमें फ्लोट पास हो रही है। तो मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग बोलता है मेथड का नाम सेम, मेथड का नाम सेम, लेकिन या तो उसकी आर्गुमेंट में चेंज होगा या तो उसके, फिलहाल हमने रिटर्न टाइप तो चेंज नहीं किए, लेकिन आर्गुमेंट कुछ ना कुछ चेंज होगा तभी वो हो पाएगा, अदरवाइज फंक्शन ओवरलोडिंग आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो सर आज का जो कंसेप्ट था मैंने आपको कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताया, और मैंने बताया कि व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है और कैसे ओवरलोड करते हैं। फंक्शन का नाम सेम देना, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट जिपर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। हो सकता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो मतलब हो सकता है पहला एक फंक्शन जो स्ट्रिंग पास कर रहे हो, सेकंड में आपने इंटीजर पास कर दिए, थर्ड में आपने फ्लोट, इस तरह से भी आप कर सकते हो। सर मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है।